देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया जा रहा है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं हलचल किस तरीके से लगातार हर पल यहां पर बढ़ रही है और चौकसी बढ़ती जा रही है और साथ ही जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद रोहतक में चेकिंग अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि वहां पर एक कार से 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। एक गाड़ी से चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद हुआ। कैश के साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कैश उनके पास कहां से आया, कहां ले जाया जा रहा था, ये कहां से लौट रहे थे। ये तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे होंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि 1 करोड़ कैश इस गाड़ी से मिलना ये भी सवाल खड़े करता है। सुशील, एक गाड़ी से कैश बरामद, वो भी 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है, क्या अपडेट है? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें इस पूरे मामले में तो तस्वीरें तो साफ तभी होंगी जब इस पूरे मामले में कुछ पुलिस की तरफ से बयान आएगा। लेकिन अगर इस तरह से कैश बरामद हो रहा है तो निश्चित रूप से सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो कैश है वो किसका है, कहां गाड़ी में आया, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल लेकिन अभी तक पुलिस की इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो कुछ भी कह पाना श्रीन जल्दीबाजी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में अब तमाम जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश जल्द ही करेंगे जांच एजेंसियों के द्वारा। क्योंकि इस पूरे मामले में अब जब डॉक्टरों की एक बड़ी टीम को क्रैकडाउन किया गया है और तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है और तार हर जगह जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से श्रीन इस पूरे मामले में एनआईए जल्द ही इस पूरे मामले में मीडिया को लेकर कुछ जानकारी भी साझा कर सकती है। क्योंकि चूंकि इस पूरे मामले में अगर श्रीन बात करें तो जांच अभी इनिशियल स्टेज पे है। एनआईए ने पूरे केस को हैंडओवर किया है और इस पूरे को टेक ओवर किया है और इस पूरे मामले में जांच को लेकर जब एनआईए खुद आगे बढ़ेगी तो इस पूरे साइट पर आएगी। और ये भी पता चला है अभी थोड़ी देर पहले कि एनआईए की जो फॉरेंसिक टीम है वो आज भी इस साइट पर पहुंचने वाली है और यहाँ के तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा करेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो सड़कों पर तमाम जो अभी जो फरकच्चे गाड़ियों के उड़े हैं उनको फिलहाल देखा भी जा सकता है, जो सड़कों पर पड़े हुए हैं। तो वहाँ के भी कुछ एग्जिबिट को फिलहाल वो यहाँ से कलेक्ट करेंगे। क्योंकि कल सारा दिन एफएसएल की जो टीम थी वो यहाँ पर मुआयना करती रही और 42 जो सैंपल हैं उनको कलेक्ट किया गया है। और अब एफएसएल की टीम दोबारा यहाँ पर पहुँचेगी और तमाम कुछ जो छोटे छोटे जो सैंपल हैं उनको भी कलेक्ट करेगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो संदिग्ध यानी कि जो 2 एक्सप्लोसिव के सैंपल्स मिले हैं उनका खुलासा कर सकती है एफएसएल की टीम। दोपहर तक ये जानकारी सामने आएगी कि ये जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ क्या वो अमोनियम नाइट्रेट था और अमोनियम नाइट्रेट के साथ क्या कोई लिक्विड भी था जो फिलहाल जांच एजेंसी को श्रीन मिला है। अब इसके तार जो है वो फरीदाबाद से भी जुड़े हैं तो फरीदाबाद भी इस पूरे मामले में सवाल भी उठ रहे हैं। सुशील, ये जो फरीदाबाद ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। वो इस तरीके से उठा रहा है कि देखिए जो ये धमाका हुआ क्या इसमें कई जगह पर चूक देखने को नहीं मिल रही? क्या सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होने में उन्होंने समय नहीं लगा दिया? क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरीके से विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ, अगर समय रहते वो अलर्ट थोड़ा और बढ़ाया गया होता, अगर इस हादसे को क्या इस घटना को, इस धमाके को रोका नहीं जा सकता था? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस सवाल इसको लेकर भी यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या क्रेडिट लेने की होड़ में गच्चा खा गई और आखिर वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको एबीपी न्यूज पर दिखाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली में ब्लास्ट, कौन जिम्मेदार? दिल्ली में कैसे पहुंचा इतना विस्फोटक? लापरवाही जिंदगियों पर पड़ी भारी। फरीदाबाद मॉड्यूल पर क्यों नहीं किया गया फोकस? क्या दिल्ली में धमाके को रोका जा सकता था? दिल्ली धमाके पर सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है,
नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक साजिश की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। लेकिन एबीपी न्यूज जो आज खुलासा आपको दिखाने जा रहा है, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जोगविंदर पटियाल के मुताबिक हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस में तालमेल की बड़ी कमी थी। अगर हरियाणा पुलिस ने सही वक्त पर जम्मू कश्मीर से मिले इनपुट पर काम किया होता तो शायद दिल्ली ब्लास्ट को रोका जा सकता था। अगर सभी एजेंसियां मिलकर काम करती, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन अगर बाकी एजेंसियों को लूप में लिया होता तो मुझे ये लगता है कि शायद ये धमाका टल सकता था। धमाका ही न टलता, बल्कि मुझे लगता है कि जो मास्टरमाइंड था, सरगना था, जो इस पूरे बम की फैक्ट्री के नेटवर्क का और जो पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रहा था, जिसका ये पूरा प्लान था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो भी शायद पुलिस के हाथ पड़ सकता था। फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद भी हरियाणा पुलिस सोती रही, हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इनपुट देती रही। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद हरियाणा पुलिस को जो एक्शन उस वक्त लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। अब जवाब ये दे हरियाणा पुलिस कि आपके यहाँ फरीदाबाद में कब से बम की फैक्ट्रियां चल रही थी, क्या किया आपने? आपने तो एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। आपने सब कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस को कह दिया कि जो 19 अक्टूबर की आपकी एफआईआर है, आप उसमें रिकवरी कीजिए और उसी की आगे इंटेरोगेशन लिखकर जो है वो आप रिकवरी करके काम चलाते जाइए। भैया, आपके यहाँ पर डॉक्टर रहे, बम बनाए, इतना सामान इकट्ठा किया, गोदाम बनाया एक जगह पे, वो किराए पे प्रॉपर्टी ली, और दूसरी जगह पे वो जहां खुद रहते थे वहां पर आपको जो सामान रिकवर किया है, आपने हमें इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। तो देखिए, ये वो सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं कि आखिर क्या इसे समय रहते रोका जा सकता था? क्या अगर ये तालमेल जिसकी कमी अब दिखाई दे रही है, अगर वो सही तरीके से होता तो क्या इस ब्लास्ट को होने से रोका जा सकता था? समय से पहले इसे नाकाम नहीं किया जा सकता था? और इसीलिए अब ये चुनौतियां इस लिहाज से बन रही हैं। और अब जांच एजेंसियां, ये जो हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, वो उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न है कि ये होने कैसे दिया गया। जो हमारे सहयोगी जोगविंदर पटियाल बता रहे थे कि आखिर इतना बड़ा जखीरा विस्फोटकों का फरीदाबाद में कमरे से बरामद होता है और अलग अलग जगहों से भी इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है, ये होने कैसे दिया गया? आपकी नाक के नीचे से वो गाड़ी इस पूरे एरिया में घूमती रही और फिर यहाँ आकर इस रेड लाइट पर आकर उसमें ब्लास्ट हो जाता है, 12 लोगों की जान चली जाती है, उन शवों की हालत ऐसी है कि घरवाले तक नहीं पहचान पा रहे। ये सब वो सवाल हैं जो अब इनके जवाब किस तरीके से मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी के साथ अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, तार कहां तक जुड़ रहे हैं, कनेक्शन कौन कौन से निकलकर सामने आ रहे हैं। कई बड़े चेहरे निकल रहे हैं, वो चेहरे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन आज आप इनको हर टीवी चैनल पर, हर अखबारों में, हर शायद सबसे पहले पेज पर देख रहे होंगे, क्योंकि यही वो चेहरे हैं, यही वो किरदार हैं जिनके षड्यंत्र की वजह से इन 12 लोगों ने अपनी जिंदगियों को खोया। और ये जो मेरे पीछे आप सन्नाटा पसरा हुआ देख रहे हैं, ये इलाका जो कभी इस तरीके से शांत नहीं होता, लेकिन आज ये शांत है। इसे पूरी तरीके से बैरिकेड से घेर दिया गया है। ये घेराबंदी इसलिए की गई है क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो हुई है, और उसी कमी की वजह से उन 12 लोगों की जान गई और कई ऐसे लोग जो बुरी तरीके से घायल हुए, अस्पताल में एडमिट हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं कि वो तो यहाँ घूमने फिरने के लिए आए थे, कोई किसी काम से आया था, कोई अपनी दुकान पर जा रहा था, या आखिर क्या हो गया? उनके अपनों के चीथड़े उड़ गए। इनका जवाब कौन देगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।